नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मज़े में तो हो ना? हाँ, बस मज़े में रहना चाहिए दोस्तों। तो अपना टॉपिक चल रहा था सेकेंड ईयर वालों के लिए एग्ज़ाम को देखते हुए सिंगल फेज मोटर। तो सिंगल फेज मोटर का मैंने भाग बताया था। पहली विधि थी यानी सबसे सरलतम विधि। जो मोटर होती है आपकी सिंगल फेज, वो मोटर स्वयं सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। क्या? स्वयं सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। उसको सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है दोस्तों एक फेज को दो फेज में बांटकर। कम से कम मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए कितने फेजों की आवश्यकता होती है? 2 फेजों की। तो अपनी सबसे सरलतम विधि होती है फेज शिफ्टिंग विधि। कौन सी? फेज शिफ्टिंग विधि। इस विधि के द्वारा एक फेज को 2 फेज में बांटा जाता है और मोटर को स्वयं स्टार्ट बनाया जाता है। अगली विधि थी आपकी कैपेसिटर विधि। कैपेसिटर विधि के द्वारा एक फेज को 2 फेज में बांटा जाता है और मोटर को स्टार्ट किया जाता है। तो कैपेसिटर के आधार पर जो मोटर होती है 3 प्रकार की होती है दोस्तों। कैपेसिटर विधि के आधार पर, कैपेसिटर विधि के आधार पर विधि, कैपेसिटर विधि के आधार पर होती है दोस्तों 3 प्रकार की। पहली होती है आपकी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। इसके बाद में होती है दोस्तों स्थायी कैपेसिटर मोटर। और तीसरी जो मोटर होती है दोस्तों कैपेसिटर स्टार्ट व कैपेसिटर रन मोटर। कैपेसिटर विधि के आधार पर 3 प्रकार की मोटर होती है दोस्तों। कितनी? 3 प्रकार की। सबसे पहले होती है आपकी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। कौन सी मोटर? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। उसके बाद में होती है दोस्तों स्थायी कैपेसिटर यानी परमानेंट। क्या? परमानेंट। इस मोटर के अंदर कैपेसिटर का कार्य होता है दोस्तों स्टार्ट करना मोटर को। क्या? स्टार्ट करना। उसके बाद में जो अगली मोटर आती है आपकी स्थायी कैपेसिटर मोटर। क्या? स्थायी कैपेसिटर मोटर। और इस मोटर के अंदर जो कैपेसिटर होता है वो परमानेंट होता है। क्या होता है? परमानेंट। और जो अगली मोटर आएगी आपकी कैपेसिटर स्टार्ट व कैपेसिटर रन। तो नाम से पता पड़ रहा है दोस्तों आपको। क्या? नाम से। इसके अंदर कैपेसिटर 2 लगे हुए हैं। कितने? 2। कैपेसिटर का प्रयोग 2 बार हो रहा नाम के अंदर। कैपेसिटर स्टार्ट। क्या? कैपेसिटर स्टार्ट। तो यानी कि एक कैपेसिटर के द्वारा तो मोटर को स्टार्ट किया जाता है, दूसरी के द्वारा इसको रनिंग किया जाता है। तो एक कैपेसिटर का कार्य होता है स्टार्ट करना, दूसरे कैपेसिटर का कार्य होता है मोटर को रन करना। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो अपन कैपेसिटर स्टार्ट मोटर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के अंदर जो घूमने वाला भाग होता है दोस्तों। क्या? घूमने वाला भाग क्या कहलाता है? रोटर। क्या कहलाता है दोस्तों? रोटर। क्या कहलाता है? रोटर। और रोटर की संरचना कैसी होती है दोस्तों? गिलहरी पिंजरा, गिलहरी पिंजरा के समान होती है। किसके समान होती है? गिलहरी पिंजरा के समान। यानी कि गिलहरी पिंजरा यानी स्क्वालर केज प्रकार का। किस प्रकार का दोस्तों? स्क्वालर या स्क्वालर
केज, किस प्रकार का, स्क्वेलर केज प्रकार का। जो आपकी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है उसके अंदर घूमने वाला भाग कहलाता है दोस्तों रोटर। क्या कहलाता है, और रोटर। और इस रोटर की संरचना कैसी होती है दोस्तों, गिलहरी पिंजरे के समान, यानी स्क्वेलर केज प्रकार का। इस रोटर के अंदर क्या स्थापित की जाती है, चालक छड़। क्या स्थापित की जाती है, चालक छड़ स्थापित की जाती है। क्या स्थापित की जाती है, चालक छड़ स्थापित की जाती है। क्या की जाती है दोस्तों, इस रोटर के अंदर तांबे की चालक छड़, किसकी, कॉपर की चालक छड़ें स्थापित की जाती है। किसकी छड़ स्थापित की जाती है, कॉपर की या एल्यूमिनियम की छड़ स्थापित की जाती है। किस, यानी कि इस रोटर की संरचना होती है दोस्तों, इस रोटर की संरचना बेलनाकार होती है। कैसी होती है दोस्तों, बेलनाकार होती है। और दोनों साइडों में एंड रिंग होती है। क्या होती है, एंड रिंग। इन एंड रिंग के सहायता से जो चालक छड़ होती है, यह चालक छड़ है कॉपर या एल्यूमिनियम, यानी जो आपका रोटर होगा या कॉपर का होगा, एल्यूमिनियम का होगा, यानी कि इस पर चालक छड़ होती है कॉपर या एल्यूमिनियम, है ना। और इन चालक छड़ों को समांतर में न रखकर तिरछी स्थापित की जाती है, क्योंकि जो इसके अंदर क्या होता है, मान लो सपोज करो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है एन और एस। स्टेटर के मध्य जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये क्या होती है, ए बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह गुजरती है। अगर मान लो इस रोटर की चालक छड़े को भी अपन समान कंडीशन में, किस कंडीशन में, समान कंडीशन, जैसे कि ये आपकी रोटर है, इस रोटर पर चालक छड़ों को मैं इस तरह रख दूं तो ये दोनों का चुंबकीय बल रेखाएं मिल जाएगी। क्या होगी, चुंबकीय बल रेखाएं मिल जाएगी। और जो इस मोटर के अंदर जो दोष उत्पन्न होगा वह कौन सा दोष होगा दोस्तों, एंटी लॉक, जिससे क्या होगी, चुंबकीय बल रेखा दूसरी चुंबकीय बल रेखाओं के, जैसे आपने देखा होगा एन और एस, ये एन और ये एस, दो क्या है यहाँ पर असमान होते हैं तो अपनी ओर आकर्षण करते हैं। क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षण आ जाओ, क्या आ जाओ। तो यानी कि इधर से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा और इधर से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा दोनों आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। न तो आपका रोटर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, या तो न तो क्लॉकवाइज घूमेगा न एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी एक जगह स्थायी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक जगह स्थायी हो जाएगा। इस दोष को दूर करने के लिए रोटर के अंदर जो चालक छड़ें होती है उनको तिरछी रखी जाती है। कैसे रखी जाती है, तिरछी। अगर मान लो आपके पास में ये तो क्या हो गया, एस एन, क्या हो गया, एस एन। अगर दोस्तों इनको एन एन कर दिया जाए तो यह क्या करते हैं, अरे दूर हट जाओ, क्या, दूर हट जाओ, यहाँ तो कोई आने वाला है क्या। अगर मान लो कोई बस के अंदर या ट्रेन में कभी सफ़र किया होगा दोस्तों, तो ये की जगह खाली रखते अपन, क्यों, अरे कोई ढंग का आ जाए मामला, इसलिए। तो यानी कि जो दोस्तों इनके अंदर एन एन, क्या, एन एन, यानी एन एन होंगे तो क्या होता है, प्रतिकर्षण। क्या होते हैं, समान ध्रुव होंगे, समान पॉजिटिव। अगर आदमी होता है ना दोस्तों, एक दूसरे को देखकर दूसरी फीलिंग महसूस होती है, अरे कि यार कोई दूसरा आके बैठे यहाँ पर, अपन तो खुद ही पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्या होते हैं, ये क्या होते हैं दोस्तों, दूर हट जाओ। अगर इसकी जगह एक नेगेटिव, पॉजिटिव की जगह एक नेगेटिव आ जाए तो आने दोगे, बैठ जाओ, अपनी है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह यहाँ पर जो चुंबकीय ये चालक छड़ें होती है इनको हमेशा तिरछा रखा जाता है। तो यानी कि कंडीशन आपको पता हो गया होगा कि इस रोटर के अंदर चालक छड़ें स्थापित इसलिए रखा जाता है ना। तो अपन आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को, यानी कि आपका घूमने वाला भाग रोटर, उस रोटर के अंदर जो चालक छड़ें होती है वह हमेशा तिरछी रखी जाती है। कैसे रखी जाती है, तिरछी। अब इस मोटर का जो स्थिर रहने वाला भाग, स्टेटर, क्या, स्थिर रहने वाला भाग कहलाता है दोस्तों स्टेटर। क्या कहलाता है, स्टेटर। और स्टेटर पर वाइंडिंग की जाती है दोस्तों, क्या, वाइंडिंग। यह वाइंडिंग दो प्रकार की होती थी, मैंने कल बताया था आपको,
एक तो होती है दोस्तों रनिंग वाइंडिंग, कौन सी वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग, और दूसरी होती है दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग, कौन सी वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग को मेन सप्लाई से जोड़ा जाता है, किससे जोड़ा जाता है दोस्तों, मेन सप्लाई से, किससे, मेन सप्लाई से। और जो आपकी होती है दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों एक कैपेसिटर, क्या जोड़ा जाता है, कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर की वैल्यू होती है दोस्तों 60 से 120 माइक्रोफेरेड, कितनी, 60 से 120 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर जोड़ा जाता है, 60 से 120 माइक्रोफेरेड का, कितना, 60 से 120 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर जोड़ा जाता है दोस्तों, किसके श्रेणी क्रम में, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में। और इसके श्रेणी में ही जोड़ा जाता है एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, क्या जोड़ा जाता है दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। जब मोटर का 75% भाग, क्या, 75% भाग घूम जाने के पश्चात में यह सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्टार्टर प्लस स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों को परिपथ से अलग कर देता है। तो अपन डायग्राम से समझते हैं, यानी कि जो आपका डायग्राम है, क्या, मोटर का जो डायग्राम होता है दोस्तों, मोटर का डायग्राम देखते हैं अपन, यानी कि जो आपकी मोटर होती है इस तरीके से आपकी मोटर होगी, इसके अंदर दोस्तों एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग, एक होती है मेन वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग को बोलते हैं दोस्तों रनिंग वाइंडिंग, कौन सी वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग को बोलते हैं दोस्तों रनिंग वाइंडिंग, और इसके श्रेणी में एक लगाई जाती है दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग। ये हो गई दोस्तों आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग, कौन सी वाइंडिंग हो गई, स्टार्टिंग वाइंडिंग। और स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है दोस्तों एक कैपेसिटर, क्या लगाया जाता है दोस्तों, एक कैपेसिटर लगाया जाता है। इस कैपेसिटर की वैल्यू होती है दोस्तों, इसकी वैल्यू, कैपेसिटर की वैल्यू होती है दोस्तों 60 से 120 माइक्रोफेरेड, कितना, 60 से 120 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर लगाया जाता है। और इसके श्रेणी क्रम में ही क्या लगाया जाता है दोस्तों, एक स्विच, क्या, एक स्विच लगाया जाता है। ये स्विच को बोलते हैं अपन दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल स्विच, कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, क्या बोला जाता है दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। और इसके मध्य होता है रोटर। ये तो था स्टेटर की संरचना, अब ये आ गया आपका रोटर। घूमने वाला भाग कहलाता है दोस्तों रोटर, क्या कहलाता है, रोटर। मोटर का घूमने वाला भाग कहलाता है दोस्तों रोटर। और ये रोटर की संरचना होती है गिलेरी पिंजरे के समान, किसके समान, गिलेरी पिंजरे के समान। इसके ऊपर किसी प्रकार की वाइंडिंग नहीं करते हैं, चालक छड़े स्थापित करते हैं। और चालक छड़े होते हैं दोस्तों कॉपर की या एल्यूमिनियम की। और अब आपका स्थिर रहने वाला भाग, कौन सा, स्थिर रहने वाला भाग। और स्थिर रहने वाला भाग होता है दोस्तों वो कहलाता है स्टेटर, क्या कहलाता है, स्टेटर। और इस स्टेटर पर जो स्लॉट कटे होते हैं दोस्तों, क्या, स्लॉट या खांचे अधिक गहराई पर स्थापित की जाती है आपकी मेन वाइंडिंग, कौन सी वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग। और मेन वाइंडिंग किस तार की बनाई जाती है, मोटे तार की व कम लपेट वाली, कौन सी, मोटे तार की व कम लपेट वाली। तो इसका रेजिस्टेंस तो क्या होता है दोस्तों, इसका रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, सॉरी, यह आपकी रनिंग वाइंडिंग है। रनिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध तो क्या होता है दोस्तों, कम, प्रतिरोध तो क्या होता है दोस्तों, कम। और इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल, इसका मान क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा, क्या होता है, ज़्यादा। ये किस कंडीशन में, जब तार की मोटाई, तार का व्यास, क्षेत्रफल, एरिया क्या होगा, ज़्यादा, क्या होगा, ज़्यादा। तब क्या होगा, प्रतिरोध तो कम होता है दोस्तों, और एक्सेल का मान, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा। और जबकि आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग पतले तार की बनाई जाती है, किसकी, पतले तार की।
तो यानी कि जो इसका क्षेत्रफल है दोस्तों कम, क्या कम। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस तो क्या होता है ज़्यादा, और एक्सेल का मान यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान क्या होता है दोस्तों कम, क्या होता है कम। और इन दोनों वाइंडिंग को कितने डिग्री के अंतर पर रखा जाता है दोस्तों, 90 डिग्री के अंतर पर। कितने डिग्री के अंतर पर रखा जाता है, 90 डिग्री के अंतर पर। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि सिंगल फेज मोटर के अंदर, चाहे मोटर कोई सी भी हो आपकी, कैपेसिटी स्टार्ट हो या फेज शिफ्ट हो या रिफ्लेक्शन हो, इन दोनों के अंदर किसी भी सिंगल फेज की बात करूंगा मैं, सिंगल फेज मोटर के अंदर स्टेटर पर जो वाइंडिंग करते हैं अपन, मेन वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग, दोनों वाइंडिंग को कितने डिग्री के अंतर पर रखा जाता है, 90 डिग्री के अंतर पर। कितने डिग्री के अंतर पर, 90 डिग्री के अंतर पर रखा जाता है। और इस वाइंडिंग आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है दोस्तों, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है एक कैपेसिटर। ये कौन सी मोटर आपकी, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, यानी कि इस मोटर पर 60 से 120 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर जोड़ा जाता है, और इसके श्रेणी क्रम के अंदर एक जोड़ा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फ्यूज। अब दोस्तों इसके अंदर कैपेसिटर का कार्य अपन देखेंगे। अब कैपेसिटर का कार्य, कैपेसिटर का कार्य क्या होता है, जो आपका कैपेसिटर होता है दोस्तों, कैपेसिटर के अंदर क्या होता है अभी देखते हैं। डायग्राम से समझेंगे तो बहुत अच्छा होगा, जल्दी समझ में आएगा आपको। डायग्राम से समझेंगे तो बहुत एक तो होती है दोस्तों, कहने का मतलब आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग, और एक होती है दोस्तों मेन वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग व मेन वाइंडिंग, आई एम का मतलब आई एम मेन वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग, और आई एम आई एस का मतलब हो गया स्टार्टिंग वाइंडिंग, यानी मेन वाइंडिंग के अंदर बहने वाली धारा, और आई एस का मतलब हो गया स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर बहने वाली धारा। इसका मतलब हो गया वी, यानी वोल्टेज, जो सप्लाई वोल्टेज देते हैं अपन, cos फाई पावर फैक्टर। ये दोस्तों ये एंगल आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया। यहाँ से देखते हैं अपन, ये टोटल कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। जिसके अंदर बोला जाता है कि दोस्तों कि मेन वाइंडिंग जब कैपेसिटर जुड़ा होता है, दोनों वाइंडिंग आप देखो इधर, यानी कि जो आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग, दोनों वाइंडिंग को 90 डिग्री पर स्थापित किया जाता है दोस्तों, और इनको सप्लाई से जोड़ा जाता है। तो मेन वाइंडिंग के अंदर इस कैपेसिटर की वजह से आरोपित वोल्टेज से जो धारा होती है आपकी, आरोपित वोल्टेज से जो धारा होती है वो 70 डिग्री पिछड़ जाती है। कितनी डिग्री, यानी कि आरोपित वोल्टेज से जो धारा होती है कितना डिग्री पिछड़ रही है, 70 डिग्री। कितना, 70 डिग्री। और स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर जो बहने वाली धारा आरोपित वोल्टेज से 20 डिग्री अग्रगामी हो जाती है, 20 डिग्री अग्रगामी। और यह आरोपित वोल्टेज से मेन वाइंडिंग में बहने वाली धारा कितना डिग्री, 70 डिग्री पिछड़ जाती है। कितना पिछड़ जाती है, और दोनों के मध्य 90 डिग्री का फेज अंतर स्थापित हो जाता है। कितना फेज अंतर स्थापित हो जाता है, और मोटर का टॉर्क उच्च हो जाता है, और घूर्णन गति भी उच्च हो जाती है।
किसकी अपेक्षा में, स्लिप फेज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा में कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क होता है दोस्तों उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। अब ये पूरा कंडीशन हो गया, मोटर घूमने लग गई साहब, तो आपका जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है मोटर का 75% भाग घूमने के बाद में, क्या घूमने के बाद में इस स्विच के द्वारा परिपथ को भंग कर दिया जाता है, यानी परिपथ तोड़ दिए जाते हैं। तो जिससे क्या होता है, जो मोटर कार्य करती है दोस्तों केवल किस पर कार्य करती है, मेन वाइंडिंग पर कार्य करती है। और इस मोटर का उपयोग किया जाता है बेल्ट चलित मोटरों के अंदर, यानी जो फैन बेल्ट चलते हैं उनके अंदर, और ब्लोअर के अंदर और ड्रायर के अंदर इस मोटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो समझ में आया होगा दोस्तों, आज की ये मोटर आपको कैपेसिटर स्टार्ट मोटर क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में जो आपका कैपेसिटर होता है उसका कार्य क्या होता है? कार्य आरोपित वोल्टेज से 70 डिग्री किसके अंदर पिछड़ती है धारा, मेन वाइंडिंग में, और 20 डिग्री अग्रगामी किस में होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग में। दोनों वाइंडिंग के मध्य 90 डिग्री का फेज अंतर एंगल स्थापित हो जाता है, पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर होता है तो इसके अंदर क्या होता है, इसका टॉर्क तो उच्च और पावर फैक्टर भी उच्च। तो यानी कि इसका स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है और मोटर 75% भाग घूमने के बाद में सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है, यह परिपथ को भंग कर देता है और मोटर मेन वाइंडिंग पर कार्य करती है। और इस मोटर का उपयोग किया जाता है बेल्ट चलित पंखों के अंदर, इस मोटर का उपयोग किया जाता है। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। कल लाएंगे अपन अगली मोटर होगी आपकी परमानेंट कैपेसिटर मोटर। कौन सी? परमानेंट कैपेसिटर मोटर। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, आप लोगों का प्यार इसने इसी तरह बनाए रखना। धन्यवाद।